बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 20वीं सदी अपने आगाज़ से ही हंगामा खेज़ वाक़यात से भरपूर और करोड़ों इंसानों के लहू से सुर्ख नज़र आती है। इस सदी ने जहां इंसान को जंगों की हौलनाकियों के सुपुर्द करने का एहतमाम किया, वहां इंसान से सियासी, तहज़ीबी, तमद्दुनी, साइंसी, मुआशी, तिब्बी और लिसानी मैदान में हैरत अंगेज़ हद तक पेशरफ्त की। नित नई ईजादात ने इंसान को तेज़ रफ्तार ज़िंदगी की तरफ माइल किया, जिसका नतीजा ये निकला कि बड़ी बड़ी रियासतें सिकुड़ कर रह गईं और नज़रियात फैलना शुरू हो गए। 20वीं सदी की ईजादात ने इंसान को चांद पर पहुंचा दिया। कंप्यूटर की ईजाद ने दुनिया में एक इनकलाब बर्पा कर दिया। इंटरनेट और सैटेलाइट की बदौलत दुनिया ग्लोबल विलेज की सूरत अख्तियार कर गई। मज़ीद ज़माने कदीम की मायानाज और काबिल फ़ख्र ईजादात में एक ईजाद मवासलात यानी रेडियो सिग्नल्स की है, जिससे आज तमाम दुनिया फ़ायदा उठा रही है, जो तकरीबन हर शोबे ज़िंदगी की मज़ीद तरक्की का सबब बनी। सारी दुनिया में मवासलात का एक जाल बिछा हुआ है। कुर्रे अर्ज़ के किसी एक कोने पर एक बटन दबाइए या किसी माइक्रोफोन के सामने खड़े होकर बोलिए तो आपकी आवाज़ दूसरे कोने तक बिला रोक टोक पहुंच जाती है। दुनिया की तनाबें इस तरह खींचकर दूर दराज मकामात को एक दूसरे से करीब लाने का सेहरा मार्कोनी के सर है। अब से पूरे 119 बरस पहले 12 दिसंबर 1901 को मार्कोनी ने यह दरियाफ्त किया था कि ईथर में बिजली की लहरें दौड़ाई जाएं तो ये दूर दराज मकामात से पैगामात वसूल हो सकते हैं। लेकिन इसे इतनी बात मालूम करने में जो दिक्कतें पेश आती थीं और जिन नाकामियों का सामना करना पड़ा था, उसकी दास्तान भी तवील है। गुज़िश्ता से पैवस्ता सदी के आखिर का ज़माना था। साइंसदान यह मालूम कर चुके थे कि ईथर में ये खुसूसियत मौजूद है कि अगर बिजली की लहरें दौड़ाई जाएं तो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकती हैं। लेकिन इन्हें कभी यह गुमान भी नहीं गुजरा था कि यही खुसूसियत पैगाम रसानी में भी काम आ सकती है। मार्कोनी उन दिनों इटली में अपने वालिदैन के पास रहता था। ये सन 1895 की बात है कि इसे ये मालूम हुआ कि अगर एरियल बुलंद कर दिया जाए तो ज़्यादा फासले से पैगामात वसूल हो सकते हैं। इस दरियाफ्त की बिना पर यह मुमकिन हुआ कि वायरलेस टेलीग्राफ में ईथर से काम लिया जा सके। दूसरे साल के आगाज़ में मार्कोनी इंग्लिस्तान चला गया और यहाँ वायरलेस टेलीग्राफ के निज़ाम को स्टिपेंड कराया। उसने इस मकसद के लिए इंग्लिस्तान को इसलिए मुंतखब किया था कि उस ज़माने में बरतानिया में दुनिया का सबसे बड़ा बहरी बेड़ा मौजूद था और उसे ख्याल था कि वायरलेस टेलीग्राफ जहाज़ों के लिए बहुत मुफीद साबित होगा। उसके अलावा चूँकि उसकी माँ आयरलैंड की रहने वाली थी, इसलिए उसके दिल में वतन की मोहब्बत ने भी जोश मारा था। मार्कोनी ने सन 1897 में वायरलेस टेलीग्राफ एंड सिग्नल के नाम से एक कंपनी कायम की, जिसका नाम बाद में मार्कोनी वायरलेस टेलीग्राफ कंपनी लिमिटेड हो गया। इसी कंपनी के ज़रिए उसे अपना काम बढ़ाने के लिए सरमाया और फ़नी वसाइल मुहैया हुए। मार्कोनी ने अगले 4 साल मुसलसल मेहनत और तजुर्बात में सर्व किए और बराबर अपने बनाए हुए सामान में इजाफा और तरक्की के लिए कोशां रहा। उस दौरान में उसके सामने सिर्फ एक मकसद था कि पैगाम वसूल करने और भेजने का एक ऐसा आला तैयार कर ले जो दूर दराज से पैगामात वसूल कर सके। शुरू में उसे 1 मील तक पैगाम रसानी में कामयाबी हुई। कुछ दिनों बाद उसने जजीरा विट से बोर्नमाउथ और वहां से सैंड बैंक तक 18 मील तक वायरलेस से पैगाम पहुंचाया। 1900 में वो जजीरा विट से लजार्ड के मकाम तक पैगाम पहुंचाने में कामयाब हो गया। इस दौरान में जहाज़रान कंपनियों ने अपने जहाज़ों में वायरलेस सेट लगाने की तरफ बहुत कम तवज्जो दी थी और उनकी जानिब से मार्कोनी की ज़्यादा हिम्मत अफजाई नहीं हुई। इसलिए ये साफ जाहिर था कि जहाज़ों के लिए उसकी अहमियत उसी सूरत में साबित होगी जब वायरलेस से दूर दराज मकामात तक पैगामात भेजे जा सकें। उस ज़माने में तमाम साइंसदानों का यह मुत्तफ़िका फ़ैसला था कि वायरलेस की लहरें रोशनी की लहरों की तरह कुर्रे ज़मीन की गोलाई के साथ साथ हरकत नहीं करेंगी। इसलिए इनका ख्याल था कि वायरलेस के ज़रिए ज़्यादा फासले तक पैगाम भेजना नामुमकिनात में से है। मार्कोनी का नज़रिया उससे बिल्कुल बरअक्स था। उसके तजर्बात ने उस पर वाज़ेह कर दिया था कि अगर ज़्यादा लंबे एरियल और ज़्यादा ताकतवर ट्रांसमीटर इस्तेमाल किए जाएँ तो ज़्यादा फासले तक भी पैगामात भेजे और वसूल किए जा सकते हैं। इसलिए उसने फैसला किया कि बहरे ओकियानूस के दोनों किनारों पर 2 बहुत ताकतवर ट्रांसमीटर स्टेशन कायम करे और इस तरह दोनों तरफ से पैगामात भेजने और वसूल करने का सिलसिला शुरू करे।
چنانچہ اس نے کارنیول میں پولڈو اور امریکہ میں کیپ کاڈ کے مقام ان اسٹیشنوں کے لیے منتخب کیے۔ یہ دونوں اسٹیشن قریب پایہ تکمیل کو پہنچ چکے تھے کہ ایک بہت بڑا سانحہ پیش آیا۔ ان دونوں اسٹیشنوں پر بیک وقت زبردست طوفان باد و باران نے ایریل کے تار، اس کے کھمبے اور اسٹیشن کا سامان تباہ و برباد کر دیا۔ مارکونی نے اس پر 50,000 پاؤنڈ صرف کیے تھے اور بظاہر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کی تمام کوششوں پر پانی پھر گیا، لیکن اس باہمت شخص نے ان اسٹیشنوں کی مرمت کا انتظار بھی نہیں کیا۔ اس نے پولڈو یعنی برطانیہ میں ایک نیا لیکن نسبتاً سادہ ایریل نصب کیا اور اپنے 2 معاونوں کے ساتھ امریکہ کے مشرقی کنارے پر نیو فاؤنڈ لینڈ کے جزیرے کی جانب روانہ ہو گیا۔ اس نے اپنے ساتھ کینوس کی بنی ہوئی بڑی بڑی پتنگیں اور کچھ چھوٹے غبارے لیے تھے، جن کے ذریعے سینٹ جان کی بندرگاہ پر ایریل ہوا میں بلند کر دیا۔ نیو فاؤنڈ لینڈ میں تیز ہوائیں برابر چل رہی تھیں اور اس میں ایک غبارہ اور ایک پتنگ غائب ہو گئے، لیکن 12 دسمبر 1901 کو ٹھیک 12:30 بجے مارکونی کو پیغام رسانی کی مشین کا بٹن دبانے سے پیدا ہونے والی مدھم آوازیں بالکل صاف سنائی دیں، جو 2200 میل دور پولڈو کے سوا کہیں اور سے نہیں آ سکتی تھیں۔ مارکونی نے اپنے کان میں لگا ہوا آلہ اپنے ایک نائب کو دیا، جس نے اس کی تصدیق کر دی۔ یہ کارنامہ اس لحاظ سے اور بھی شاندار تھا کہ آواز بھیجنے کا تمام انحصار ٹرانسمیٹر پر ہوتا تھا۔ کیونکہ ریسیور میں آواز کو بڑھانے کا کوئی انتظام نہیں تھا، اس طرح انتہائی مشکلات اور سائنسدانوں کی مخالفت کے باوجود مارکونی نے بحر اوقیانوس کے دونوں کناروں پر واقع ممالک کو ایک دوسرے سے ملا دیا اور ریڈیو اسٹیشنوں کے موجودہ نظام کی بنیاد ڈالی۔ اس تاریخی واقعے کی یادگار کے طور پر کچھ عرصہ پہلے لندن میں ایک نمائش کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اس نمائش میں بہت سی نادر چیزوں کے علاوہ مارکونی کی آواز کا ایک ریکارڈ بھی سنایا گیا، جس میں اس نے بتایا کہ اسے یہ کامیابی کیسے حاصل ہوئی، اور تمام دنیا میں مارکونی کی یاد آج بھی تازہ ہے، کیونکہ اس کی مسلسل کاوشوں اور محنت کا ثمر جس سے تمام دنیا کے انسان لطف اندوز ہو رہے ہیں اور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔